नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। जी हां, देश का नंबर 1 चैनल। और सबसे पहले इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वो बड़ी खबरें जिस पर आज दिन भर सबकी नजरें टिकी होंगी, और साथ ही आपको बताएंगे 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। लेकिन पहली रिपोर्ट क्या है बताएंगे मेरे सहयोगी सुजाता। शुक्रिया अनूप, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। और हम बात करते हैं सबसे पहले ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में आज फिर अहम सुनवाई होने वाली है। सुनवाई इस बात को लेकर है कि जो कथित शिवलिंग पाया गया था ज्ञानवापी के अंदर, उसकी कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। आज वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। आज ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का विवाद लगातार जारी है। याचिकाकर्ता पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसला 11 अक्टूबर को आना था, लेकिन फैसले के लिए तारीख 14 अक्टूबर को दी गई है, जिसके बाद बीते दिन मुस्लिम पक्ष ने अदालत में अपनी ओर से दलील पेश की है। जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार में लिप्त 36 पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट में बताते। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार की इस कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस के 36 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। सरकार ने भ्रष्टाचार, खराब प्रदर्शन और असामाजिक गतिविधियों में शामिल 36 पुलिसकर्मियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इन कर्मियों ने अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं किया। सरकार ने जब शिकायत पर इनकी जांच करवाई तो कई मामले सामने आए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्त किया गया। इतना ही नहीं, अधिकारी अवैध गतिविधि, अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे। यूपी की मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हुई फायरिंग में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी जफर सहयोगियों के नाम भी जारी कर दिए हैं। 50,000 के इनामी बदमाश जफर अली की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हुए हमले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। मुरादाबाद के डीआईजी शलभ माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे 2 पुलिसकर्मी लापता थे, जो रिकवर हो गए हैं। साथ ही 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। डीआईजी ने बताया कि यूपी में जफर वांटेड था। पहले इसने यहाँ फायरिंग की, फिर बॉर्डर क्रॉस करके भागा था। और देश के लिए शहीद हुए जो सैनिक हैं उनके लिए आज रक्षा मंत्रालय खास तोहफा देने जा रहा है। एक वेबसाइट लॉन्च होगी और ये वेबसाइट के जरिए जो है इनके परिवार वालों को फायदा मिलेगा। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहीद हुए सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए रक्षा मंत्रालय मां भारती के सपूत नाम से एक वेबसाइट लेकर आ रहा है। इसके एम्बेसडर अमिताभ बच्चन होंगे। राजनाथ सिंह आज साइट को लॉन्च करेंगे। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इस वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। मां भारती के सपूत वेबसाइट का नाम आर्म्ड फोर्सेस बैटल कंज्यूलिटी वेलफेयर फंड होगा, जिसमें देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवार वालों को तुरंत आर्थिक सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज उदयपुर में एक नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने वाला है और प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के उदयपुर संभाग को एक और मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। उदयपुर संभाग में 7 मेडिकल कॉलेज के बाद अब 8वें की शुरुआत होने जा रही है, जिसका लोकार्पण खुद पीएम मोदी करेंगे। चित्तौड़गढ़ में आज पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे। संभाग में अभी 7 मेडिकल कॉलेज से 1250 डॉक्टर हर साल निकलते हैं। 8 मेडिकल कॉलेज हो जाने के बाद हर साल 1350 डॉक्टर ग्रेजुएट होकर निकलेंगे। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज हिमाचल दौरे पर है। सोलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के नेताओं की माने तो हिमाचल के सोलन जिले से कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली है। प्रियंका गांधी पहले मां शूलिनी मंदिर के दर्शन करेंगी और उसके बाद पार्टी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी की ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के अगले ही दिन हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन ही चंबा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3रे चरण की शुरुआत की। खबर महाराष्ट्र से, जहां उद्धव गुट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्या है ये राहत, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
बीते कुछ महीनों से लगातार उद्धव गुट को झटकों के बाद एक राहत भरी खबर मिली है। उद्धव ठाकरे गुट को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बीएमसी को आदेश दिया है। अदालत ने बीएमसी और उद्धव गुट के नेता ऋतुजा लटके के वकीलों की दलील सुनने के बाद अदालत ने बीएमसी को आदेश दिया है कि आज सुबह 11 बजे तक ऋतुजा लटके को इस्तीफा मंजूर करने का पत्र दिया जाए। आपको बता दें, बीएमसी प्रशासन की ओर से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके अदालत की शरण में गई थी, जिसके बाद उन्हें राहत भरी खबर मिली है। इधर सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की को लेकर एक चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज इस पर अहम सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला लेते हुए इसे 5 साल तक कर दिया है। इससे पहले इनका कार्यकाल 2 साल तक के लिए तय था। इनके कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक को संसद में पेश किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर यूपी में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज भी वो कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं। यूपी में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं। सीएम योगी आज गोरखपुर और महाराजगंज के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सीएम योगी ने बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। और देखो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है 2022 उसे मंजूरी दे दी है, और अब इस नीति के लागू होने के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहनों में उत्तर प्रदेश में भारी छूट मिलने वाली है। पूरी खबर आपको इस 30 सेकंड के रिपोर्ट में दिखाते हैं। योगी सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, पहले 3 साल में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं जो यूपी में ही बना है, तो उस पर चौथे और 5वें साल भी रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अब आपको एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल अलीगढ़ से तस्वीरें सामने आई है, जहां बीजेपी के एक विधायक चूड़ियां बेचते हुए नजर आए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के अलीगढ़ से बीजेपी के विधायक की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जिसमें बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी चूड़ी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि करवा चौथ के मौके पर खास त्योहार पर उन्होंने चूड़ियां बेची। दरअसल पेशे से राजकुमार चूड़ी व्यापारी हैं। 2 बार विधायक बनने के बाद भी राजकुमार सहयोगी अपने पेशे को नहीं भूले हैं। इस दौरान विधायक ने कहा कि मैं अपने सभी सांसद विधायकों से अपील करता हूं कि वो सभी लोग अपने अपने व्यापार और प्रतिष्ठान को बढ़ावा दें। अस्थाना में सीआईसीए के शिखर सम्मेलन में पुतिन भी शामिल हुए, और यहां शामिल होने के बाद पुतिन ने अमेरिका पर जमकर निशाना साधा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दुनिया भर में रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अस्थाना में सीआईसीए शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। रूस उन देशों को महत्वपूर्ण उत्पादों की आपूर्ति करने की पूरी कोशिश कर रहा है जिनकी उन्हें जरूरत है। कजाकिस्तान के अस्थाना में पुतिन ने अपने संबोधन में अमेरिका पर सीधे निशाना साधते हुए अफगानिस्तान के पैसे को अनफ्रीज किए जाने की भी मांग की है। इसके साथ ही पुतिन ने काबुल में अमेरिकी कब्जे के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग की है। इधर रूस यूक्रेन का युद्ध अब और ज्यादा भीषण होने वाला है, क्योंकि तमाम सहयोगी भी अब मैदान में कूदने वाले हैं। और जानकारी के मुताबिक स्पेन भी खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए आ रहा है और हथियारों की मदद भी देने वाला है। रूस यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में स्पेन भी अब युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के लिए आगे आ गया है। स्पेन यूक्रेन को 4 हॉक वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने बीते दिन एक प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी निर्मित MIM-23 हॉक मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करने के लिए स्पेन मदद करेगा, जिसके बाद ये तय है कि यूक्रेन अपनी रक्षा मजबूती को और बढ़ा पाएगा।
इधर CICA के शिखर सम्मेलन में पुतिन ने वैश्विक तौर पर सप्लाई चेन को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि अकाल का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में इस चेन को बढ़ावा देने की जरूरत है। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बताते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में CICA शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया भर में अकाल का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सामाजिक उथल पुथल का संकट भी है। खासतौर पर गरीब देशों में ये चुनौती बड़ी है। रूस के राष्ट्रपति ने मांग करते हुए कहा कि वैश्विक व्यवस्था में सप्लाई चेन को फिर से स्थापित करने के लिए सभी तरीके के आर्टिफिशियल बैरियर्स हटाए जाने चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस एक समान और अभाज्य सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन और रूस को जोड़ने वाले क्रिमियन ब्रिज पर रास्ता बहाल करने की कोशिशें फिर एक बार तेज कर दी गई हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते विस्फोटक लगाकर इस पुल को उड़ा दिया गया था। रूस क्रीमिया को जोड़ने वाला क्रीमियन ब्रिज पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पुल के विस्तार को बहाल करने के लिए काम तेजी से किया जा रहा है, जिसका एक फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्रिज को फिर से दुरुस्त करने के लिए कई लोग काम में जुटे हुए हैं। उप प्रधानमंत्री मरात खुशनुलिन ने मीडिया में जानकारी देते हुए कहा कि काम तेजी से चल रहा है और 24 घंटे ब्रिज को दुरुस्त करने में लोग काम कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते 9 अक्टूबर को रूस क्रीमिया ब्रिज पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस की तरफ से एक फुटेज जारी की गई है और बताया जा रहा है कि इस फुटेज के जरिए दिखाया जा रहा है कि रूस कैसे सफलता से आगे बढ़ रहा है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर से रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक फुटेज जारी कर दिया है। रूस ने फुटेज में अपनी सफलता को दिखाते हुए यूक्रेन की असफल कोशिश को दिखाया है। जारी किए गए फुटेज में यूक्रेन के सशस्त्र बलों की इकाइयों ने खैरसॉन क्षेत्र में प्यतिखटकी, कोस्ट्रोमका, बेजवोडोनॉय और प्रावदीनों की बस्तियों पर आगे बढ़ने का असफल प्रयास की तस्वीरें दिखाई हैं। इतना ही नहीं, वीडियो फुटेज में 110 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक 21 बख्तर बंद लड़ाकू वाहन और 12 विशेष वाहन को नष्ट करते हुए भी दिखाया गया है। और ये ब्रिज कितना महत्वपूर्ण है आप ये समझिए कि जैसे इस पर हमला होता है, एक बार फिर रूस नाराज होकर गुस्से में ताबड़तोड़ हमले करने लगता है यूक्रेन पर और उस दिन से लगातार कई मिसाइलें दागी गई हैं। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्रीमिया ब्रिज धमाके के बाद गुस्साए पुतिन लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। पुतिन की सेना पूरे यूक्रेन को एक बार फिर से तबाही का मंजर दिखाने में जुटी हुई है। सैटेलाइट से ली गई कीव की इन तस्वीरों में रूस की मिसाइलें यूक्रेन में तबाही मचाई दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को भी रूसी सेना ने माइकोलिव में S-300 मिसाइल से विध्वंस मचाया। माइकोलिव में 5 मंजिला बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया। बताया जा रहा है इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 साल के बच्चे को कई घंटे बाद मलबे से निकाला जा सका। और एक बार फिर अमेरिका में फायरिंग हुई। कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड के रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुई गोलीबारी की है, जहां 5 लोगों की मौत की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिन में हुई गोलीबारी में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी समेत 5 लोग मारे गए। इसके साथ ही इस गोलीबारी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में शूटर की तलाश में जुटी पुलिस ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी।